नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जी बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हमारा मुख्य एजेंडा 26 फरवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का विस्तार से विश्लेषण करना है। क्योंकि देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए केवल घटनाओं को ऊपरी तौर पर जानना काफी नहीं है। हमें उनके पीछे के ऐतिहासिक संदर्भ, कूटनीतिक प्रभाव और भविष्य की रणनीतियों को भी समझना होगा। सही कहा आपने। तो आज हम इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े 15 विशिष्ट विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा के लिए एक बहुत ही ठोस वैचारिक स्पष्टता बन सके। बिल्कुल। और अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ से ही शुरुआत करें तो 26 फरवरी का दिन आधुनिक भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अहम स्थान रखता है। जी। 26 फरवरी 1966 इसी दिन महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का निधन हुआ था। मतलब एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ उनका जो बौद्धिक योगदान था उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को बहुत प्रभावित किया। बिल्कुल प्रभावित किया। और इस वैचारिक आधार को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, विशेषकर वर्ष 1904 में। हाँ, अभिनव भारत सोसाइटी। जी, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। इस संस्था ने मतलब शांतिपूर्ण याचिकाओं के बजाय सशस्त्र क्रांति का जो मार्ग है उसे प्रशस्त किया था। और इसी सशस्त्र क्रांति को एक वैचारिक रूप देने में उनकी सबसे प्रभावशाली किताब का भी बड़ा रोल है। हाँ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसने सच में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। क्योंकि अंग्रेजों ने तो 1857 की क्रांति को बस एक सिपाही विद्रोह या म्यूटिनी कहकर खारिज कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन सावरकर की इस पुस्तक ने पहली बार इसे सुसंगत तर्कों के साथ भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया। और इसी बौद्धिक चुनौती और नासिक षड्यंत्र केस के कारण उन्हें अंडमान की सेल्युलर जेल में भेजा गया, जिसे हम काला पानी की सजा के नाम से जानते हैं। जी, वहां उन्होंने कठोर कारावास झेला। लेकिन देखिए, काला पानी के उनके संघर्षों के अलावा उनका सामाजिक सुधार का जो काम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुत्व की उनकी अवधारणा तो आज भी विवाद का केंद्र है ही। हाँ, और साथ ही समाज में जो अस्पृश्यता जैसी कुरीतियां थीं, उनके प्रबल विरोध में उन्होंने पतित पावन मंदिर की स्थापना भी की थी। बिल्कुल, जहां सभी जातियों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश की अनुमति थी। परीक्षाओं में अक्सर उनके इसी बहुआयामी व्यक्तित्व से प्रश्न बनते हैं। सही कहा। और भारतीय समाज सुधार के इसी क्रम में 26 फरवरी का दिन वुमेन हिस्ट्री के नजरिए से भी एक बड़ा मील का पत्थर है। जी, 26 फरवरी 1887 को आनंदीबाई जोशी का निधन हुआ था। बिल्कुल। और वो भारत की पहली महिला थीं जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन में डिग्री प्राप्त की थी। वो भी 19वीं सदी के उस दौर में जब महिलाओं की शिक्षा और आज़ादी मतलब बहुत ही सीमित थी। हाँ, उस समय समुद्र पार करके अमेरिका जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्जित कार्य माना जाता था। फिर भी उन्होंने अमेरिका के वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी शिक्षा पूरी की, जो कि एक अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति थी। ये केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि मेडिकल जीके और इतिहास दोनों दृष्टिकोणों से भारत में आधुनिक शिक्षा के द्वार खोलने वाला क्षण है। बिल्कुल। आधुनिक भारत के इन अग्रदूतों के बाद अगर हम प्राचीन भारत के स्वर्णिम कालखंड की ओर चलें तो वर्ष 320 ईस्वी का समय बहुत अहम है। जी, 320 ईस्वी, क्योंकि इसी वर्ष चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। और इतिहासकारों के बीच ये सर्वमान्य है कि इसी घटना के साथ गुप्त एरा यानी गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का गोल्डन एज भी कहा जाता है। और ये सिर्फ उनके सैन्य विस्तार के कारण नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। इस कालखंड में कला, विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित और प्रशासनिक व्यवस्था का जो विकास हुआ वो सच में अद्वितीय था। आर्यभट्ट और कालिदास जैसी विभूतियों का संबंध इसी युग के प्रभाव क्षेत्र से है। और उनकी जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की नीतियां थीं वो तो आज भी एंशिएंट हिस्ट्री के तहत यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में लगातार पूछी जाती हैं। जी, लगातार प्रश्न आते हैं वहां से। तो प्राचीन काल के इस प्रशासन से निकलकर अगर हम आज के जमीनी प्रशासन और पर्यावरण की बात करें तो झारखंड से एक बहुत ही अभिनव पहल की खबर है। हाँ, पलामू टाइगर रिजर्व से। जी, पलामू टाइगर रिजर्व यानी पलामू टाइगर रिजर्व में
वन्यजीवी दीदी पहल शुरू की गई है। ये एक बहुत ही शानदार कदम है। इसमें रिजर्व के आसपास के 17 गांवों की 18 महिलाओं को वन्य जीव संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। मतलब ये एनवायरनमेंट और विमेन एम्पावरमेंट में का बेहतरीन संयुक्त उदाहरण है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पारंपरिक रूप से वन्यजीव संरक्षण को हमेशा एक पुरुष वर्चस्व वाला क्षेत्र माना गया है। हाँ, लेकिन अब इन प्रशिक्षित वन्यजीवी दीदियों को अवैध शिकार रोकने और वनों की कटाई पर सीधी निगरानी रखने का काम सौंपा गया है, जो कि स्थानीय समुदायों को बेदखल करने के बजाय उन्हें इकोसिस्टम का रक्षक बनाता है। सही कहा। और साथ ही उनके लिए आजीविका का एक स्थायी साधन भी बन रहा है। बिल्कुल। अब स्थानीय प्रशासन से थोड़ा आगे बढ़ें तो शहरी प्रशासन, विशेषकर दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट है। जी, दिल्ली सरकार ने हाल ही में जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। हाँ, इस जन सुनवाई पोर्टल का मुख्य उद्देश्य लाल फीताशाही को कम करना है। बिल्कुल, नागरिक अब सीधे ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और सबसे अहम बात यह है कि पारदर्शी तरीके से अपनी शिकायत की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो मतलब ये डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाँ, क्योंकि ई गवर्नेंस का असली मकसद सिर्फ कागजों को डिजिटल करना नहीं है, बल्कि नागरिक शिकायतों का तेज और समयबद्ध समाधान करना है, जिससे नागरिक और राज्य के बीच का विश्वास बढ़ता है। बिल्कुल। और स्टेट न्यूज के नजरिए से ये बहुत प्रासंगिक है। सही कहा। अब शासन व्यवस्था से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर चलें तो नीदरलैंड की वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। जी, रॉब जेटन। हाँ, रॉब जेटन ने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है और उनकी उम्र मात्र 38 वर्ष है, जो उन्हें नीदरलैंड के इतिहास का सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाता है। और इसके साथ ही एक और अहम बात है जो वैश्विक कूटनीति में चर्चा का विषय है। जी, रॉब जेटन नीदरलैंड के पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। बिल्कुल। तो ये यूरोपीय राजनीति में सोशल इंक्लूजन यानी सामाजिक समावेशन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। हाँ, इंटरनेशनल न्यूज खंड के लिए ये नेतृत्व परिवर्तन परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी एक और गंभीर खबर की बात करते हैं। ये हेल्थ और एनवायरनमेंट से जुड़ा मुद्दा है। जी, ऑस्ट्रेलिया से जो पेंगुइन वाली खबर आई है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार J2 प्रजाति, जिसे जेंटू पेंगुइन भी कहते हैं, उनमें H5N1 संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि हुई है, यानी बर्ड फ्लू। और ये बहुत ही चिंताजनक है क्योंकि अंटार्कटिका और उसके आसपास के इलाके अब तक इन बाहरी बीमारियों से बचे हुए थे। बिल्कुल। वहां इस वायरस का पहुंचना खतरे की घंटी है। इस सीधे तौर पर दिखाता है कि ये वायरस प्रवासी पक्षियों के माध्यम से बहुत बड़ी भौगोलिक सीमाएं पार कर चुका है। और यहीं पर वन हेल्थ दृष्टिकोण की अहमियत समझ में आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वन हेल्थ यही तो मानता है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर इस वाइल्ड हेल्थ डिजीज को नहीं रोका गया तो ये जैव विविधता के लिए तो खतरा है ही, भविष्य में इंसानों के लिए भी नई महामारी ला सकता है। जी, एकदम सही। और स्वास्थ्य से ही जुड़े अगर हम समाज के स्वास्थ्य की बात करें तो भारत के महाराष्ट्र से एक बहुत प्रेरणादायक सोशल रिफॉर्म देखने को मिला है। हाँ, अहिल्यानगर जिले का सौंदला गांव। जी, सौंदला विलेज आधिकारिक रूप से भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है। ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ की ग्राम सभा ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके आमची जात मानव यानी हमारी जाति मानवता है, ये नारा अपनाया है। जमीनी स्तर पर ऐसा सर्वसम्मत फैसला लेना कोई छोटी बात नहीं है। ये सोशल जस्टिस और एथिक्स में एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल, यूपीएससी के जीएस पेपर 4 के लिए तो ये एक आदर्श उदाहरण है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे संवैधानिक आदर्शों को हम ग्रामीण जनभागीदारी से असल में लागू कर सकते हैं। सही कहा। अब समाज की आंतरिक शांति के बाद इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नई नीति लॉन्च की है। जी, नई राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति, जिसे प्रहार नाम दिया गया है। ये प्रहार नीति काफी व्यापक लग रही है। बिल्कुल। पहले क्या था कि आतंकवाद को सिर्फ सीमाओं के पार से घुसपैठ तक ही देखा जाता था, लेकिन ये नई नीति मानती है कि खतरे बदल चुके हैं। इसके 7 मुख्य स्तंभ हैं।
जैसे रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया, क्षमता निर्माण और मानवाधिकार। और इसका मुख्य फोकस सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर ही नहीं बल्कि साइबर टेरर और आतंकी फंडिंग पर भी है। जी, उन पर इसका कड़ा प्रहार है। यूपीएससी GS3 के लिए ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। और इस नीति को जमीन पर लागू करने में हमारे सुरक्षा बलों का रोल सबसे बड़ा होता है। इसी से जुड़ा हमारा अगला विषय डिफेंस सेक्टर से है। जी, सीआरपीएफ का 87वां स्थापना दिवस। हाँ, इस बार यह आयोजन गुवाहाटी में हुआ है, जो कि इतिहास में पहली बार है। पहली बार ये पूर्वोत्तर भारत में आयोजित हुआ है और इसके मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह थे। तो गुवाहाटी में इसका होना सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि बहुत बड़ा संदेश भी है। बिल्कुल, यह पूर्वोत्तर में आई स्थिरता और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ उनके पूर्ण एकीकरण को दर्शाता है। सही बात है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद डिफेंस एक्सरसाइज के मोर्चे पर भी भारत लगातार सक्रिय है। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है। जी, इंडिया USA का यह अभ्यास इस बार हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। और ये कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है बल्कि ये एक स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है। हाँ, मुख्य रूप से स्पेशल फोर्सेस के लिए बकलो जैसे इलाके में से करने का सीधा मतलब है कि सेनाओं को ऊंचाई वाले और कठिन क्षेत्रों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच आपसी समन्वय बढ़े। बिल्कुल। चलिए, रक्षा और कूटनीति के बाद अब हम अवार्ड श्रेणी की तरफ बढ़ते हैं। बाफ्टा यानी बाफ्टा अवार्ड 2026 में भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जी, मणिपुरी फिल्म बूम की जीत। हाँ, बूम को बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म की श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार मिला है। और ये भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा पल है, क्योंकि अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुख्य रूप से बॉलीवुड ही दिखता था। बिल्कुल, लेकिन किसी मणिपुरी फिल्म का बाफ्टा जीतना ये साबित करता है कि पूर्वोत्तर की कहानियों में कितनी वैश्विक अपील है। हाँ, बाफ्टा जीतने वाली ये पहली भारतीय और मणिपुरी फिल्म बन गई। बहुत ही गर्व की बात है। अब कला जगत से वापस विज्ञान और हेल्थ जीके की ओर लौटें तो HIV की रोकथाम के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी दवा सामने आई है। जी, लेनाकापाविर इंजेक्शन। हाँ, और जिम्बाब्वे इसे बड़े पैमाने पर लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये चिकित्सा विज्ञान में सच में एक गेम चेंजर है। इसका निर्माण गिलीड साइंसेज ने किया है। और सबसे बड़ी बात इसकी डोज है। पहले जहां रोज दवाइयां लेनी पड़ती थी, जी, जिससे लोग अक्सर कोर्स बीच में छोड़ देते थे। बिल्कुल, लेकिन अब ये लेनाकापाविर इंजेक्शन साल में सिर्फ 2 बार दिया जाएगा। तो इससे रोकथाम की प्रक्रिया बहुत ही सरल और प्रभावी हो जाएगी। सही कहा। अब स्वास्थ्य से आगे बढ़कर हम एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट की बात करते हैं। भारत और ब्राजील के बीच डाक सेवा को लेकर एक नया समझौता या MOU हुआ है। जी, ग्लोबल साउथ के इन दोनों बड़े देशों के बीच ये समझौता बहुत अहम है और ये सिर्फ चिट्ठियों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। तो इसका मुख्य फायदा कहाँ दिखेगा? इसका सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव ई-कॉमर्स के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अच्छा। हाँ, दोनों देशों के छोटे और मध्यम उद्यमों को अब एक सस्ता और भरोसेमंद डाक नेटवर्क मिलेगा। साथ ही तकनीकी सहयोग और डाक टिकटों के क्षेत्र में भी इसके दूरगामी फायदे होंगे, जिसे हम फिलेटली भी कहते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए आज के हमारे अंतिम और 15वें विषय पर आते हैं, जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर से है। जी, बैंकॉक में आयोजित महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026। इस फाइनल मुकाबले में इंडिया ए महिला टीम ने बांग्लादेश ए को 46 रनों से हराकर खिताब जीत लिया है। ये एक बहुत शानदार जीत है और ऐसे ए टीमों के टूर्नामेंट से देश की बेंच स्ट्रेंथ का पता चलता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारी मुख्य राष्ट्रीय टीम के लिए प्रतिभाओं की एक मजबूत पाइपलाइन तैयार है। और परीक्षाओं में तो अक्सर विजेता, उपविजेता और आयोजन स्थल, जैसे ये बैंकॉक में हुआ, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों, इन 15 विषयों का हमारा ये विस्तृत विश्लेषण यहाँ संपन्न होता है। अगर हम आज के इस डीप डाइव का निष्कर्ष निकालें तो ये साफ है कि प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्त काल से लेकर हेल्थ जीके में लेनाकापाविर जैसी दवा और इंटरनेशनल न्यूज में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री तक, ये सभी तथ्य आगामी परीक्षाओं के लिए आपका एक मजबूत आधार बनाते हैं। आज की चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। जब हम एक तरफ लेनाकापाविर जैसी उन्नत चिकित्सा क्रांति देखते हैं और ठीक उसी समय H5N1 जैसे वायरस का वन्यजीवों पेंगुइन में खतरनाक प्रसार देखते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में वन हेल्थ दृष्टिकोण हमारी वैश्विक पर्यावरण और स्वास्थ्य नीतियों को किस तरह से पूरी तरह बदल कर रख देगा। ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिस पर हर जागरूक विद्यार्थी को गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। देश दुनिया के ऐसे ही अहम घटनाक्रमों को गहराई से समझने के लिए हमारे करंट अफेयर डीप डाइव से जुड़े रहें। आज के सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।